Good morning. After a long time, again, fifth semester classes continues. Sorry for that delay. Actually, due to health issue, हम उतना कुछ नहीं कर पाए. तो क्लास आज शुरू करते कॉर्पोरेट अकाउंट से ही. जो भी था आप मैनेज करेंगे, जितना हो सकते ज़्यादा हम फ्रिक्वेंटली कुछ क्लास डाल के करके उसको मैनेज कर देंगे. तो हम लोग मोरलेस कितना सीखे थे लास्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सीख लिए थे और बोनस राइट ये सब हो गया था. वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था. बट हम लोग जब इशू ऑफ शेयर किए थे कुछ क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी पूछा गया था. फिर आगे जो चैप्टर करेंगे मतलब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बाय बैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, तो बैलेंस शीट कंपलसरी है. तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम आज देंगे. ये बहुत लेंथी है, लेकिन एक क्लास करने से क्या होगा, आगे जितना भी चैप्टर्स करेंगे बार बार हमको बैलेंस शीट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. इसी फॉर्मेट से ही हो जाएगा. इवन फाइनल अकाउंट में भी समझ लेना आधा आपका इसी से ही हो जाएगा. ठीक है, वहाँ फाइनल अकाउंट में सीखेंगे एक एक एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, बस और कुछ नहीं. और पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल सीख लेंगे. बैलेंस शीट तो यही है, ये फॉर्मेट हम लोग आज सीख लेते हैं. ओके, तो आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे किया जाता है. तो आगे जो भी चैप्टर्स में बैलेंस शीट रहेगा रिलेटेड क्वेश्चन में, वो हम लोग ठीक से कर पाएंगे. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. और ये मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट एक ड्रॉ करके रखे, क्योंकि ये लेंथी है, बहुत टाइम लगेगा. तो मैंने सोचा क्यों ना अभी इसको लिख के फिर इसको कर डिटेल समझा दे जल्दी से जल्दी. ठीक है ना. यस, तो ये था फॉर्मेट. इसको एक बार देखो क्या लिखे. जब कंपनी का बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें शेड्यूल 3 फॉलो होता है. शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक वर्टिकल फॉर्म है, मतलब फॉर्मेट है. कंपनी एक्ट बोल दिया कि आप इस शेड्यूल के हिसाब से इस तरह फॉर्मेट बनाओगे. हाँ, अभी इंड एएस आने के बाद इस शेड्यूल में थोड़ा चेंज आया, शेड्यूल 3 में चेंज आया. बट अब लोग का जो एग्जाम आएगा उसमें शेड्यूल 3 फॉलो होगा. ठीक है. यस, तो हम लोग कैसे करेंगे देखो. पहले हम लोग लायबिलिटी लिखेंगे और एक यस, पहले कंपनी का नाम लिख दोगे, कौन सा कंपनी का हम लोग अकाउंट बैलेंस शीट बनाया जा रहा है तो नाम लिख दोगे. फिर बैलेंस शीट एज एट, ऑलवेज एज एट का मतलब होता है एज ऑन बोलते हैं, बट एज एट इज द प्रॉपर टर्म. जिस दिन बनाया जा रहा है उस दिन का पोजीशन बताते हैं. बैलेंस शीट परफॉर्मेंस नहीं, ये क्या बताते हैं, पोजीशन, मतलब उस दिन क्या पोजीशन है, उस दिन क्या एसेट्स है, लायबिलिटी है. ठीक है ना. यस, तो इसी दिन का पोजीशन, इसलिए एट द पॉइंट इज पॉइंट स्टेटमेंट. एट दैट पॉइंट 31 मार्च है तो 31 मार्च इस बिजनेस का क्या पोजीशन है वो बताते हैं. तो फर्स्ट क्या इसमें अब फॉर्मेट में एक तो पर्टिकुलर से एक नोट्स नंबर आएगा. बहुत सारे नोट्स, आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल्स शो करना होगा. डिस्क्लोजर है, डिटेल्स वो दिखाना होगा. और एक करंट ईयर का अमाउंट, एक करंट ईयर का और अमाउंट एक प्रीवियस ईयर का. प्रीवियस ईयर का आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको तो किसी एक ईयर का ही करना है. लेकिन कंपनी को ये दोनों ईयर का मतलब प्रीवियस और करंट पीरियड दोनों रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि कोई भी इसको अगर इसका यूजर्स ऑफ अकाउंट्स फिनेंशियल स्टेटमेंट उसको एक्सेस कर पाए, उसको कंपेयर कर पाए कि प्रीवियस से करंट में क्या चेंजेस आया. ठीक है ना. इसीलिए 2 ईयर्स का इंफॉर्मेशन कोई भी कंपनी का रिपोर्टिंग में देखोगे रहता है, बट आपको सिर्फ एक ही ईयर का करना होगा, दैट इज करंट ईयर. ओके, इसमें अमाउंट आप एक एक लिखते जाओगे. जैसे फर्स्ट हेड हो गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज. फर्स्ट हेड क्या हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी. ये क्या बोलते हैं, इक्विटी हो गया कैपिटल, प्रोप्राइटर्स कंट्रीब्यूशन, ओनर्स कंट्रीब्यूशन, और लायबिलिटी हो गया एक्सटर्नल, मतलब बाहर वालों को कितना देना है. ओके, ये हो गया फर्स्ट हेड. और इसमें इसके अंदर भी बहुत सारे हेड आएगा, ये लायबिलिटी का पार्ट है. फर्स्ट हो गया शेयर होल्डर्स फंड. फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये आ रहा है आपका शेयर होल्डर्स फंड. ओके, हम एक बार देखते हैं. एड पेन, एड हाइलाइटर. यस, शेयर होल्डर्स फंड. तो यस, शेयर होल्डर्स फंड इसके अंदर हेड आ गया. ये हेड शुरू हो रहे, लायबिलिटी से ये शुरू हुआ, ये तो टोटल इक्विटी लायबिलिटी. फर्स्ट हेड इसमें है क्या, शेयर होल्डर्स फंड. और उसके अंदर सब हेड है, एक हेड के अंदर बहुत सारे सब हेड है. ठीक है, या एलिमेंट्स है. ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है. तो फर्स्ट इक्वल टू क्या, फर्स्ट वन इज देखो ये शेयर कैपिटल. इसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स 1 हम लोग नोट्स करेंगे, और वो नोट्स में जो भी अमाउंट आएगा अमाउंट कॉलम में वो लिख लेंगे. नोट्स में डिटेल्स डिस्क्लोजर आएगा और कुछ नहीं. फिर रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2, इसके लिए भी डिटेल्स है क्या क्या आएगा इसमें.
एक्चुअली ये प्रोप्राइटरी बिजनेस नहीं है, तो कैपिटल जितना पेड अप वैल्यू है, फेस वैल्यू जो भी था, कॉल्ड अप वैल्यू है ना, उसके हिसाब से शो करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा प्रीमियम आया, आधा प्रॉफिट सेट्रा, उस सबको रिजर्व एंड सरप्लस में अलग से शो करोगे। कभी प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ना नहीं है, लॉस को माइनस नहीं करना, वो अलग से डिस्क्लोजर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी एक्ट यही बोलता है, ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में फिर लिख देना, उसका नोट्स डिटेल्स कर लेंगे। फिर आता है एक मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। एक्चुअली ये नोट इसमें नहीं लिखे, अगर ऐसा कुछ है, कंपनी किसी से वारंट इशू किए, वारंट वन टाइप ऑफ वारंटी से है, वारंट मतलब डॉक्यूमेंट्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स, वारंटी का इंस्ट्रूमेंट जो वारंटी दे रहे आपको कि आपको शेयर में इसको कन्वर्ट किया जाएगा नियर फ्यूचर में इसको कन्वर्ट किया जाएगा कैपिटल में। तो इसीलिए इसको इसी हेड में दिखाओगे। अगर अभी तक कैपिटल में कन्वर्ट नहीं हुआ लेकिन होने वाला है, मनी तो मिल गया तो लायबिलिटी तो होता ही है, तो उसको इसमें दिखा दोगे, ठीक है। बट क्वेश्चन में जनरली नहीं मिलेगा, अगर है तो लिखना। नेक्स्ट फिर हेड आया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी नोट नहीं किए। होता क्या समझो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब अभी हम लोग इशू ऑफ शेयर किए थे ना, कंपनी शेयर इशू कर दिए, इशू ओपन टुडे क्लोज 4 days लेटर, बस क्लोज हो गया। इसके बाद किसको शेयर मिलेगा, किसको रिफंड करेंगे, ये सब डिसीजन होता है, बोर्ड्स उसमें डिसीजन लेगा। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया तो किसको देंगे नहीं देंगे, प्रोराटा अप्लाई करेंगे नहीं, तो शेयर अलॉट होगा। तो अभी तक अलॉटमेंट डेट आया नहीं, पेंडिंग अलॉटमेंट, इसीलिए शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अलॉटमेंट डेट आया नहीं, तो इसमें जो भी एप्लीकेशन आया उसको शेयर मिलेगा या नहीं, तो डाउट है अभी भी। तो लेकिन मिल तो गया मनी, तो इसको भी तो लायबिलिटी में शो करना चाहिए। तो हम लोग का जो पुराना बैलेंस शीट होता था उसमें तो इसका डिस्क्लोजर कुछ था ही नहीं, लेकिन अब इसको शो करना होगा। अगर अलॉटमेंट हुआ नहीं तो, अलॉटमेंट हो गया तो कैपिटल में आ जाएगा भाई, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ तो इसमें शो करोगे, राइट। ये हो गया पॉइंट 2। इसके बाद आता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये आप लोगों का सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब 6th सेमेस्टर में जाओगे एक चैप्टर पढ़ोगे होल्डिंग, उसमें और भी बहुत सारे होता है, एसोसिएट्स एक्सेट्रा, तो होल्डिंग केस में लगेगा, अप्लाई होता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। फिलहाल आप लोगों को ये नहीं देखना है, बट बैलेंस शीट में इसके बाद शेयर होल्डर्स फंड के बाद ये शो करते हैं, राइट। यस सर। अब जाओ, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका इक्विटी का पार्ट। ये सबको बोलोगे आप, क्या बोलोगे, इक्विटी। इसको एक अलग इससे लिखते हैं। ये जो वन शेयर होल्डर्स फंड लिखे ना, फंड तो यहाँ तक हो गया था, प्लस ये आपका एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और इसके बाद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है ना। यहाँ तक जो भी आया, यहाँ तक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तक जो भी आया, इसको आप बोलोगे क्या, इक्विटी। इसको आप क्या बोलोगे, इक्विटी। और इसके बाद ये जो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इसको बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब कुछ नहीं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो कंपनी के लिए लायबिलिटी जो पे करना है होगा किसी को, या कुछ सर्विस प्रोवाइड करना होगा किसी और वैसे कुछ देना है आपको, ठीक है ना, दैट इज लायबिलिटी। और अगर विद इन 12 months पे करना है तो करंट, और 12 months आफ्टर पे करना है तो नॉन करंट लायबिलिटी। बेसिकली ये कंसेप्ट है, लेकिन करंट लायबिलिटी में कुछ और कंसेप्ट भी है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये समझेंगे। ये लायबिलिटी रिपोर्टिंग डेट मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बनाया जा रहा है उस दिन से आगे फ्यूचर में कितना दिन के अंदर रीपे करना होगा या सेटल करना होगा। रीपे भी करना हो सकता है, किसी और वजह से सेटल भी हो सकता है। सेटल करना होगा 12 months आफ्टर, तो हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। पेएबल आफ्टर 12 months और सेटल आफ्टर 12 months। तो उसके अंदर 4 सब हेड है। ये नॉन करंट लायबिलिटी हेड है, उसके अंदर 4 सब हेड है। एक तो हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब लोन, सेकेंड हो गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये अभी आप लोग सीखोगे नहीं, 6th सेमेस्टर में जाके ये सीखोगे आप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है वो क्या होता है डेफर्ड टैक्स, वो सीखोगे। अभी आप लोग का सिलेबस में दिया नहीं। प्रॉब्लम यही है, सिलेबस इस तरह किया है, डेफर्ड टैक्स बहुत सारे हैं जिसका आपको स्टैंडर्ड सीखे नहीं लेकिन अकाउंट करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं रहेगा आप लोग का। तो ये आपका यस, तो क्या हो गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये क्या होता है अभी नहीं, हम लोग 6th सेमेस्टर में सीखेंगे, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो इसमें कुछ अमाउंट दे रहे तो लिख लेना। और नेक्स्ट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इफ एनी, वो आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या हो सकता है, मान लो एम्प्लॉय को पे करना है, एम्प्लॉय को पे करना है कुछ अमाउंट, लेकिन अभी नहीं, बाद में पे करना है, ठीक है ना, ओके। या और किसी से ट्रेड पेएबल लॉन्ग टर्म, किसी को पेमेंट करना है लेकिन वो किसी से ट्रेड हुआ था, वो पे करना है लेकिन लॉन्ग टर्म, आफ्टर 12 मंथ्स, तो वो इसमें आ जाएगा। विद इन 12 मंथ्स तो ट्रेड पेएबल शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। तो इस तरह कुछ लाइबिलिटीज। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसके लिए नोट किए, नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ये प्रोविजन लॉन्ग टर्म हो रहे, राइट। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटी मतलब रिपेबल या सेटल विद इन 12 मंथ्स। कुछ केस में विद इन 12 मंथ्स नहीं भी हो सकता। एक अकाउंट एक होता है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ लेना, अगर विद इन 12 मंथ सेटल हो रहा है तो करंट लाइबिलिटी में शो करोगे। ये शॉर्ट पीरियड का लाइबिलिटी है ना, ये भी सेटल्ड होगा 12 महीने के अंदर, या पे करना होगा 12 महीने के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, फिर इसके अंदर 4 सब हेड है। जैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में, नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 सब हेड था, इससे करंट लाइबिलिटी हेड, इसके अंदर 4 सब हेड है, ठीक है ना। बोलो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इसमें लॉन्ग टर्म था, इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। फिर ट्रेड पेएबल, ये आपका हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नोट है, ट्रेड पेएबल में नोट है। अदर करंट लायबिलिटी नोट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजन था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब इन सब को जोड़ लोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन सब को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा टोटल लायबिलिटी। समझ में आया, टोटल लायबिलिटी हो गया। प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट से ही लिख लोगे एक एक हेड का क्या था, बट करंट ईयर का डिस्क्लोजर आएगा, नोट्स में शो करोगे। बोलो बोलो, समझ में आया? यस सर। तो लायबिलिटी कंप्लीट हो गया, अब एसेट स्टार्ट करोगे। इस तरह होता है, पहले लायबिलिटी फिर एसेट्स। लायबिलिटी में क्या, इक्विटी मतलब ओनर्स का कितना पार्टिसिपेशन उसमें, और एक्सटर्नल का कितना पार्टिसिपेशन, मतलब टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी होता है, तो टोटल एसेट्स में से ओनर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है इक्विटी, और कितना एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन हो गया लायबिलिटी। क्लियर है ना? यस। अब आ जाते एसेट्स। एसेट्स में सबसे इसमें 2 कैटेगरी है, मतलब 2 हेड है, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। एसेट्स में 2 हेड है, क्या है, एक नॉन करंट एसेट्स, दूसरा क्या आपका करंट एसेट्स, राइट। यस सर। तो नॉन, अच्छा ये हेड जो था ना, ये सारा हेड है, ये सारा हेड, ओके, ये हेड है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको बोलोगे सब हेड्स। सब हेड्स के अंदर बहुत सारे आएगा, वो आपका एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। यस। तो एसेट्स में अब आ जाओ। एसेट्स में हो गया नॉन करंट एसेट्स। सर इसका मतलब बोलो, करंट लायबिलिटी क्या था, जो सेटल हो रहा था, पे करना होता है कितना दिन के बाद, आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट जिस दिन बनाया जा रहा है। इसी तरह नॉन करंट एसेट्स होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन 12 मंथ्स। इस एसेट से आपको फ्यूचर बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा कितना दिन, मोर देन 12 मंथ्स। या ये लिक्विड होगा, मतलब कैश में कन्वर्ट होगा आफ्टर 12 मंथ्स। लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हो, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और अगर वो 12 मंथ्स के अंदर सेटल्ड होगा, 12 मंथ्स अप टू 12 मंथ्स बेनिफिट मिलेगा, या 12 मंथ्स के अंदर लिक्विड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलोगे, करंट एसेट्स। इसमें और भी कुछ है, लेकिन इतना करोगे चलेगा। अभी फिलहाल बहुत सारे और है, वो इंड एएस के हिसाब से होता है, वो इसमें नहीं है, ओके। तो क्या क्या है अब देखो, नॉन करंट एसेट्स में मतलब अब सिंपल हम लोग जो बोलते थे ना फिक्स्ड एसेट्स, वही है इसमें नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, शॉर्ट में पीपीई, बिल्डिंग, जितना भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होता है ना, वो इसमें लिख दोगे कैटेगरी में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपीई। नोट नंबर है इसमें, कितना नंबर नोट लगाए, नोट नंबर 9, ओके। फिर इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जितना भी है वो इसमें आ जाएगा, उसका डिटेल्स। नेक्स्ट कैपिटल WIP, इसमें कुछ नोट नहीं लिखे। अगर कुछ ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पार्ट है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू अभी कंप्लीट हुआ नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कैपिटल एसेट्स उसका वर्क इन प्रोग्रेस, उसका काम चल रहा है, उसका फिनिश्ड नहीं हुआ, तो उसको पीपीई में नहीं दिखा के अलग से हेड दिखाओगे, ओके। इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है लेकिन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं, तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट वो इधर आ जाएगा, ओके। इसका नोट्स नहीं, मेनली क्वेश्चन में रहेगा तो लिखोगे, नहीं तो इग्नोर करोगे, जो देता नहीं जनरली। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट किए जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए, ठीक है,
लॉन्ग टर्म मतलब 12 मंथ से अब आप होल्ड करें तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। शेयर्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए किए 5-6 साल के लिए तो लॉन्ग टर्म तो इसमें आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में जमा किए है ना, ये सब जितना भी फिक्स डिपॉजिट किए ये इसमें आ जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। और फिर डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट्स कोई भी एक आएगा तो आइदर एसेट्स या लायबिलिटी नेट अमाउंट, मतलब एसेट्स से लायबिलिटी लेस करके नेट, एसेट्स ज्यादा होता तो नेट एसेट्स में लिख लेंगे, लायबिलिटी ज्यादा तो लायबिलिटी में लिखेंगे, दोनों तरफ नहीं आएगा, बस इसीलिए नेट टर्म यूज करते। बट वो बोले ना वो आप लोग सीखे नहीं। नेक्स्ट आ गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। अगर कंपनी किसी को लोन दिए, कंपनी लोन लिए नहीं वो तो लायबिलिटी होता है, कंपनी किसी को लोन दिए या किसी को एडवांस दिए लॉन्ग टर्म, जो रिफंड मिलेगा या किसी और वजह से एडजस्ट किया जाएगा, सेटल किया जाएगा, कब? आफ्टर 12 मंथ्स, तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। और अदर नॉन करेंट एसेट्स कुछ बच गया और तो इसमें आ जाएगा, राइट। ये हो गया आपका नॉन करेंट एसेट्स। अब आ जाओ करेंट एसेट्स, बेनिफिट अप टू 12 मंथ्स, या इसमें ये भी होता है एक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, कुछ केस में वो देखा जाता है। अगर ऑपरेटिंग एसेट्स है तो उसको देखते हैं, ठीक है, क्या होता है वो समझेंगे। एनीवे उसमें इन्वेंट्री आ सकता है, ट्रेड रिसीवेबल भी आ सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं जनरली। तो क्या क्या समझते, तो इसमें आया करंट इन्वेस्टमेंट। वही इन्वेस्टमेंट अगर विद इन शॉर्ट टर्म 12 मंथ्स के अंदर उसको आप बेचना है रिपोर्टिंग डेट से तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। इसके लिए इसीलिए नोट के लॉन्ग टर्म तो कर चुकी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में नोट दिखा है ना, देखो देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नोट 11 है, वही शॉर्ट पीरियड हो जाएगा तो शॉर्ट करेंट इन्वेस्टमेंट में लिख दोगे उसी को ही। फिर इन्वेंट्री, इसका नोट आएगा, क्या क्या स्टॉक में रिकॉर्ड, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक होता है, क्या क्या रिकॉर्ड करोगे उसके लिए एक नोट करेंगे। फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल है ना, ट्रेड मतलब कुछ ट्रेड हुआ था, बाई एंड सेल एक्सेट्रा, बाई किए थे तो क्रेडिटर्स आया था, सेल किए तो डेटर्स आया, तो ट्रेड रिसीवेबल इसमें आएगा। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये इसका नोट है, इक्विवेलेंट क्या होता है वो समझना है इसीलिए। और फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अगर किसी को लोन दिया एडवांस दिया शॉर्ट टर्म वो इसमें आ जाएगा, इसका भी नोट करेंगे। लॉन्ग टर्म भी तो था, कुछ इसमें एक्स्ट्रा एंट्री आता है इसीलिए। और बाकी कुछ अदर करंट एसेट्स वो लिख लेना, बस इसको टोटल कर लोगे, टोटल कर लोगे तो आपको मिल गया टोटल एसेट्स, कंप्लीट हो गया ना। बट बैलेंस शीट में कुछ डिस्क्लोजर आएगा जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, आफ्टर बैलेंस शीट फुट नोट में इसको डिस्क्लोज करते। एक्चुअली ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल फॉलो होता है कंपनी में, फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि कंपनी में मालिक तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स है। हम रिलायंस का 10 शेयर खरीद करके रखे तो 10 शेयर के लिए वोट देने थोड़ी जाते, 10 शेयर के लिए मीटिंग थोड़ी अटेंड करते। इसमें मेरा वोट से क्या मतलब है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन मेरे पास राइट तो नहीं है कंट्रोल करने का ना। तो ये जो 10 शेयर में मैंने इन्वेस्ट किए और कहाँ यस इन्वेस्ट किए, इसमें तो हम तो ऑलवेज नहीं कर पाएंगे, तो बिजनेस में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है तो मेरे से जानना पॉसिबल नहीं है। हम ऑलवेज थोड़ी के ऑफिस में जाके बैठेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सोल प्रोप्राइटर तो बैठते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन होता है, डायरेक्टर है, बोर्ड होता है, बोर्ड चलाता है, बोर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द मतलब शेयर होल्डर्स, उन लोगों ने इस कंपनी को चलाती। तो बोर्ड जो डिसीजन लेता है, तो उन्होंने कुछ अगर डिसीजन लिए और घपला करके रखे, डिस्क्लोज नहीं किए तो कंपनी को तो मुसीबत आ सकता है। तो इसीलिए कंपनी का बैलेंस शीट जो होता है कंपनी को फुल डिस्क्लोज करना होता है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटी या कमिटमेंट आफ्टर बैलेंस शीट नोट में, फुट नोट में शो करोगे। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट डेट तक, जिस दिन वो बैलेंस शीट हुआ रिपोर्टिंग डेट तक, बैलेंस शीट बनने के बाद क्या होता है, ऑडिट होता है, फिर बोर्ड उसको अप्रूव करते हैं, इसके बाद रिपोर्ट होता है। रिपोर्टिंग डेट से पहले इस अनसर्टेन था, लायबिलिटी में अनसर्टेनिटी था, हो सकता है मतलब आइदर और इस तरह सिचुएशन आ रहा था, ये हो भी सकता है लायबिलिटी और नहीं भी हो सकता है, इस तरह कुछ है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी और नोट में डिस्क्लोज करोगे। अभी सिक्योर नहीं है कि लायबिलिटी है, सर्टेन नहीं है लायबिलिटी, अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। और कुछ कमिटमेंट भी हो सकता है, फ्यूचर कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट कंपनी की है तो वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें कुछ हम लिख दिए, इसमें नोट से अलग से कर सकते थे, हम नोट नहीं करके यहीं पे लिख दिए। क्लेम अगेंस्ट कंपनी, इसमें आएगा क्या, नॉट एक्नोलेज एज डेब्ट, मतलब कंपनी
के अगेंस्ट में, मेरा कंपनी है उसके अगेंस्ट में कोई केस कर दी और केस पेंडिंग है, वो आपका टैक्स अथॉरिटी कर सकते, कोई पुराना एम्प्लॉय कर सकते, अभी कोई एम्प्लॉय कर सकते, कोई थर्ड पार्टी लोकल्स भी कर सकते। अगर कोई केस इस तरह आया, केस का डिसीजन कोर्ट से आया नहीं तो पेंडिंग है ना, तो बोल नहीं सकते हम विन करेंगे या लूज करेंगे। तो वो अगर इस तरह कुछ क्लेम है जो नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, तो इसमें शो करोगे, ठीक है, कंटिजेंट में शो करोगे नोट में। और है गारंटी बेनिफिट ऑफ अदर्स, मतलब सॉरी गारंटी बिहाफ ऑफ अदर्स। जैसे होता है ना, किसी कंपनी को हम गारंटी दिए कि आप किसी एक्सपोर्ट करो, हम गारंटी दे रहे हैं, या बैंक को गारंटी दिए इनको लोन दे दो। अगर गारंटी इस तरह दी है तो मेरा तो लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर वो लोन डिफॉल्ट करेगा तो हो सकता है मेरे पास कुछ आएगा, इसीलिए गारंटी ये डिस्क्लोज करोगे। अनसर्टेनिटी है, ओके। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर, बिल मिला था बीआर और उसको डिस्काउंट करा लिए, लेकिन बैलेंस शीट डेट तक, रिपोर्टिंग डेट तक, बेटर होगा टर्म रिपोर्टिंग डेट तक उसको अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, वो बिल ऑनर्ड होगा या नहीं होगा नहीं पता। मैच्योर डेट आएगा तभी ना पता चलेगा। तो ऑनर्ड भी हो सकता है, डिसऑनर्ड भी हो सकता है। डिस्काउंट तो करा लिया, बैंक से पैसा मिल गया, अगर डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक हमसे काट लेगा पैसा, तो लायबिलिटी अराइज होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, तो इसलिए अनसर्टेनिटी है। और एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस को तो फिक्स डिविडेंड देते, कैपिटल में होता है ना दो तरह का, इक्विटी प्रेफरेंस, इक्विटी का डिविडेंड फिक्स नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस को फिक्स डिविडेंड देना ही होता है। वो ज्यादा डिमांड नहीं करते, 10% तो 10% भाई कैपिटल पे दे दो उनको हर साल, लेकिन डिविडेंड मतलब लाभ का अंश, लाभ अंश। तो अगर लाभ है, प्रॉफिट है, तभी ना डिविडेंड मिलेगा। कंपनी लॉस में रन किए तो डिविडेंड कैसे दे बाबू? तो इस जो डिविडेंड नहीं दे पाए वो एरिया डिविडेंड ये दिखाओगे कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट भी है। कमिटमेंट एक्चुअली क्यों सर ना, ये कब प्रॉफिट अराइज होगा? डिविडेंड तो देना है जो फिक्स परसेंटेज, लेकिन प्रॉफिट कब आएगा इसका सर्टेनिटी है नहीं, तो इसीलिए एरिया डिविडेंड ये नोट में डिस्क्लोज करो। अनकॉल्ड लायबिलिटी फॉर ऑन शेयर्स और अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड, मतलब किसी कंपनी में हम इन्वेस्ट किए, मेरा कंपनी किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए, उन लोगों ने अभी सिर्फ अलॉटमेंट तक कॉल किए, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हम कॉल नहीं किए, तो हम भी कॉल मनी पे नहीं किए, हमको आगे पे करना होगा ना, तो ये कमिटमेंट है एक प्रकार का, पार्टली पेड है, इसीलिए आगे डिमांड करेगा तो देना होगा हमको। तो ये सारा पोर्शन कंटिजेंट लायबिलिटी कमिटमेंट में शो करोगे। बोलो क्लियर है? यस। अब नोट्स टू अकाउंट, 17 डिफरेंट नोट्स टू अकाउंट्स करना है। एक्चुअली वर्किंग नोट्स नहीं है बाबू, डिस्क्लोजर है, तो आपको शो करना ही होगा। समझ में आया ना? ये अकाउंट्स का ही पार्ट है। ओके, यस सर। तो आप आ जाते नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या नोट्स, 17 जो नोट्स था, एक था शेयर कैपिटल, ठीक है ना, लायबिलिटी से स्टार्ट किए थे। फर्स्ट क्या था बोलो? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का नोट्स, इस तरह 17 जो नोट्स था वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? यस सर। तो 17 नोट में क्या क्या था? 17 नोट में क्या क्या था? एक फर्स्ट था शेयर कैपिटल, इसमें ऑथराइज कैपिटल था। यस सर, ऑथराइज कैपिटल था। सर ऑथराइज कैपिटल होता क्या, ये समझते। शेयर कैपिटल में ना, कंपनी जब रजिस्ट्रेशन कराते, कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पहले रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद कंपनी का आरओसी, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी जहां अप्लाई किए थे, अथॉरिटी क्या करते, ये सारा वेरीफाई करते। वेरिफिकेशन के बाद अगर देखा जेन्युइन है तो उनको क्या कहते हैं, एक लेटर भेजते, लेटर ऑफ कमेंसमेंट, सॉरी लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उस दिन से लीगली, जिस दिन इनकॉर्पोरेशन लेटर इशू हो जाता है उसी दिन से लीगली कंपनी फॉर्म हो जाता है, आगे काम होते रहेगा। और उस टाइम जो लेटर हम लोग जब अप्लाई किए थे कंपनी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में जाके फॉर्म लेके आए, उसके बाद अप्लाई किए, फिर जमा किए। उस फॉर्म में हम लोग को मेंशन किया हम लोग का कैपिटल क्या रहेगा, क्या फेस वैल्यू रहेगा, कितना से कितना अमाउंट का कैपिटल होना चाहिए, वो जो डिटेल्स हम लोग शो किए थे उसको बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्ट्रेशन के टाइम कंपनी जो कैपिटल डिस्क्लोज किए, रजिस्टर्ड में बताए, उसी को क्या बोलोगे ना, ऑथराइज कैपिटल। सर ये इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये लिमिट है, इससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते हो।
इशू एक्चुअली जितना कि वही लायबिलिटी होगा, लेकिन जितना ऑथराइज है दिस इज द लिमिट मैक्सिमम, ये होता है और कुछ नहीं। क्या होता है बोलो? मैक्सिमम ए लिमिट ऑफ कैपिटल। कैपिटल इससे ज्यादा कभी इशू नहीं कर सकते, ठीक है। इससे कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा इशूड और पेड अप कैपिटल हो ही नहीं सकता है। अगर कंपनी को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, तो फिर ऑथराइजेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, फिर अप्लाई करना होगा कि ड्यू टू एक्सपेंशन, ड्यू टू दिस रीजन, या कंपनी को बोनस देना होता है, बोनस देने से अथॉरिटी कैपिटल से ज्यादा हो जाएगा, तो ऑथराइजेशन फिर चेंज करो, इंक्रीज करके फिर देश इशू कर सकते हो। विदाउट इंक्रीज ऑफ ऑथराइज कैपिटल आप कुछ एक्स्ट्रा शेयर इशू नहीं कर सकते हो, जितना ऑथराइज उससे ज्यादा। क्लियर है ना? इसलिए डिस्क्लोज होता है, अंडरलाइन करोगे, इसको जोड़ना नहीं होता है, डिस्क्लोजर का पार्ट आ गया। अब देखेंगे कितना इशू किए, सब्सक्राइब हुआ और पेड अप हुआ, कितना पे हो गया, ठीक है। तो इसमें दो तरह का शेयर होता है ना, एक इक्विटी होता है और एक क्या प्रेफरेंस होता है। तो इसमें पहले हम देख रहे हैं इक्विटी शेयर। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर इशू किए थे, फेस वैल्यू क्या है, मतलब फेस वैल्यू 10 है, 1 लाख शेयर इशू किए थे, फेस वैल्यू 10, लेकिन अभी फाइनल कॉल टू कॉल नहीं किए, तो कॉल्ड अप वैल्यू 8, तो 1 लाख इंटू 8, 8 लाख, इस तरह इनर कॉलम लिख लेना, ठीक है। अगर टोटली फुल्ली कॉल्ड अप हो गया तो फेस वैल्यू से इनटू करके लिख दो। अगेन इसमें अगर कुछ एरियर रह गया, कॉल्सन एरियर होता है ना, तो लेस करोगे, इशू ऑफ शेयर में सब आया था, लेस कर दोगे कॉल्सन एरियर, ठीक है। कॉल्सन एरिया लेस करोगे, लेकिन कंडीशन है इफ नॉट फॉरफिटेड, एरिया रहा, अभी तक उनको फॉरफिट नहीं किए, टाइम अलाउ किए दिए, तो फॉरफिट नहीं किए तो एरियर माइनस करोगे। अगर फॉरफिट हो गया तो फिर एरियर नहीं रहेगा, एरियर तो क्लोज हो गया ना। अगेन शेयर फॉरफिचर ऐड करोगे, अगर कंडीशन इसमें भी इफ नॉट रीइशूड, अगर रीइशू कर देते तो फॉरफिचर का जो बैलेंस आफ्टर रीइशू तो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, तो फॉरफिचर तभी ऐड करोगे इफ नॉट रीइशूड। क्लियर? ओके। तो बस इसको एडलेस करो, आउट ऑफ कॉलम लिख दो, ये हो गया। कैपिटल चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, दोनों में ऐसे करोगे। एक चीज और लिखे, अगर बोनस इशू है, अदर देन कैश इशू है, इसको डिस्क्लोज करोगे सेपरेटली, ठीक है ना। ओके, इसका अलग से डिस्क्लोज कर लोगे, कितना कैश इशू, कितना बोनस इशू, कितना अदर देन कैश इशू, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आपका डिस्क्लोज करोगे सेपरेटली कि इतना इतना करके इशू किए, राइट? यस सर। बट कैपिटल इशू, इक्विटी इशू की तो इक्विटी में दिखाओगे, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस में। इसी तरह कैलकुलेशन करोगे प्रेफरेंस का भी, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रुपीज फेस वैल्यू और कॉल्ड अप वैल्यू जैसे किए तो वही करोगे, लेस कॉल्सन एरिया एटसेट्रा, फिर इसमें जितना वैल्यू वो आ जाएगा और जोड़ लोगे, ये आपको मिल जाएगा टोटल। यही अमाउंट लिखना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो था ना, ये बैलेंस शीट जो था नोट 1, इसमें जो अमाउंट लिखे वो यही अमाउंट, कौन सा अमाउंट, ये जो अमाउंट कैपिटल आया, राइट। ऑथराइज को सिर्फ डिस्क्लोज करोगे, लेकिन आएगा इशूड एंड पेड अप कैपिटल। ओके सर। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करते उसको रख देते, रिटेन करते, या कुछ रिजर्व क्रिएट करते, वो सब इसी हेड में दिखाते, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नाम लिख दिए, पहले रूल्स क्या फॉलो होगा लिख दिए। ए कि फॉर एनी रिजर्व ये फॉलो करोगे, ओपनिंग बैलेंस कुछ था तो वो लिख लेना, फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ और ऐड हुआ तो ऐड कर लोगे, और इसमें से कुछ यूज हो गया तो लेस कर दोगे। मान लो कैपिटल रिजर्व था कुछ और वहां से बोनस दे दिए तो माइनस कर दोगे, और फिर कुछ फॉरफिट करके रीइशू किए कैपिटल रिजर्व और फिर आ गया तो उसको ऐड कर लोगे। इस तरह एडिशंस ऐड करते जाओगे, और यहाँ से कुछ यूटिलाइज किए, यूज कर लिए तो लेस कर दोगे, बैलेंस आ जाएगा। ये सभी रिजर्व में एप्लीकेबल होगा, इसीलिए पहले ही दिखा दिए, बार बार हम वही एडिशन यूटिलाइजेशन लिखेंगे नहीं एक एक रिजर्व में। ओके, अब इसमें है क्या क्या रिजर्व, क्या क्या रिजर्व और सरप्लस लिखोगे। रिजर्व और सरप्लस मतलब रिटेन प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना रख लिए, ठीक है। ओके इसमें आपका कैपिटल रिजर्व आया, ठीक है ना। ये सबको आउट ऑफ कॉलम लिखते जाओगे, ये सबको आउट ऑफ कॉलम लिखते जाओगे। कैपिटल रिजर्व कितना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना, स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना, स्पेसिफिक रिजर्व कितना, फ्री रिजर्व कितना। कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना, कैपिटल प्रॉफिट से रिजर्व बनता है। हम लोग इश्यू ऑफ शेयर में भी किए थे ना, कैपिटल रिजर्व आ रहा था, बस वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आगे रिडम्पशन चैप्टर करेंगे उसमें आएगा। रिडम्पशन के टाइम ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है कभी कभी, अगर ये क्रिएट किए, अगर रिडम्पशन के टाइम ये रिजर्व क्रिएट किए तो ये रिजर्व आपको शो करोगे। और इसका एक ही यूज होता है, सिर्फ बोनस, हम लोग किए थे ना बोनस इशू में, इसको यूज कर रहे थे सबसे पहले। जब तक बोनस नहीं दे रहे लिखो, और बोनस दे देंगे तो लेस कर देंगे,
नेक्स्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कोई बोलता है सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखो, कोई बात नहीं। इशू से जो प्रीमियम आया था वो कैपिटल का पार्ट नहीं हो, एक्स्ट्रा, तो इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के शो करोगे। हाँ, इसमें भी अगेन फर्दर इशू में प्रीमियम आया तो जोड़ लो, और प्रीमियम से बोनस दिए तो लेस कर दो, प्रीमियम कुछ और पर्पस में यूज के लेस कर दो, ऐसे एड लेस करते जाओगे, बार बार नहीं लिख रहे हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व, कुछ एसेट्स का रिवैल्यूएशन, कुछ रिजर्व है तो वो भी लिख दोगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब रिजर्व कुछ कंपनी के लिए बाय लॉ क्रिएट करना होता है, मैंडेटरी है, कंपनी है उस कंपनी को ये रिजर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। बैंकिंग कंपनी के लिए रूल्स है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इन लोगों के लिए कुछ रूल्स है, कुछ रिजर्व में रखना होता है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे कंपनी का अलग अलग रूल है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व उसको बोलते हैं। स्टैट्यूट मतलब बाय लॉ। और स्पेसिफिक रिजर्व, कंपनी को स्पेसिफिक पर्पस के लिए, डिबेंचर रिडम्पशन के लिए कुछ रिजर्व किए, कुछ और के लिए रिजर्व किए तो स्पेसिफिक रिजर्व आ जाएगा। और बाकी फ्री रिजर्व, मैंने बोले थे फ्री रिजर्व क्या होता है, बोनस के टाइम जहाँ से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल हो सकता है तो रिजर्व वो लिख लोगे। और इसके बाद लास्ट बैलेंस ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना बैलेंस है, ठीक है। तो इसमें हम डिटेल्स दिए, फाइनल अकाउंट में इसका डिटेल्स लगेगा। क्या है डिटेल्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, लास्ट ईयर का क्लोजिंग था इस साल का ओपनिंग, इसमें फिर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग करंट ईयर आफ्टर टैक्स, स्टेटमेंट ऑफ पीएल करेंगे फाइनल अकाउंट, उसमें जो नेट प्रॉफिट आएगा आफ्टर टैक्स करंट ईयर का वो इसको जोड़ लोगे तो टोटल हो गया। अब इससे लेस अप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होता है, कंपनी है ना, शेयर होल्डर्स है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो लेस करते जाओगे। क्या लेस होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, यहां से कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किए, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, तो लेस कर देना, ठीक है, लेस कर दोगे टोटल में से। फिर कुछ बोनस के लिए दिए, बोनस यहां से दिए तो बोनस यूज किए तो लेस करो। इन डिविडेंड यहां से पे होता है, प्रॉफिट से ही तो डिविडेंड देगा ना, डिविडेंड पे किए चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिक्योरिटी को। अब प्रपोज मतलब डिक्लेयर किए, डिक्लेयर हो गया, अप्रूव्ड हो गया तो आप लिख लोगे ओके। और एक करके आउट ऑफ कॉलम। अब मान लो लॉस आया था तो नेगेटिव भी आ सकता है, अगर नेगेटिव आया तो ब्रैकेट में नेगेटिव कर लोगे, ये चीज लिखे। इन केस ऑफ नेगेटिव बैलेंस लॉस फिगर सोन नेगेटिव, ये ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख लोगे, क्लियर। और लास्ट यानी कि नेगेटिव तो एसेट साइड लिख दो, नहीं यहीं पे नेगेटिव लिख लोगे। फिक्टिशियस एसेट्स कुछ होता है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, प्रिलिमिनरी, तो ये सब आता है कुछ, तो वो सब एक्सपेंसेस यहाँ नेगेटिव शो करोगे। लॉस एक्चुअली ये नेगेटिव शो कर देना इसमें, ठीक है ना, ये लॉस है, रिजर्व एंड सरप्लस से इसको नेगेटिव शो कर दोगे, राइट। क्या हो रहा है, और फिर टोटल कर लोगे, ये हो गया आपका सेकेंड नोट। सेकेंड नोट क्या था, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें बहुत कुछ आया है ना, इसको ध्यान में रखना होगा क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या रिजर्व आता है। और प्रॉफिट का मेन एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट जब करोगे आएगा, अभी तो उतना फिलहाल नहीं, लेकिन फाइनल अकाउंट में तो पीएल का एडजस्टमेंट करना ही होगा आपको। नेक्स्ट नोट, अब ये जो अमाउंट है इसी को लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट नोट में आते हैं तो नेक्स्ट नोट क्या हो गया आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इसमें लोन मतलब लोन एक्चुअली ये लॉन्ग टर्म कब पे करना होगा, आफ्टर 12 मंथ्स बोले थे ना, यस। तो इसमें दो तरह का होता है, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। वही अनसिक्योर्ड हेड लिख के छोड़ दिए, वही सब हो सकता है अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो वन सिक्योर्ड में डिबेंचर जनरली सिक्योर्ड होता है, बॉन्ड सिक्योर्ड होता है, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर्स, और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फिनेंस लीज। अगर लीज पे लिए तो उसको अगर लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी है तो वो मतलब 1 साल बाद 12 मंथ्स आफ्टर वो मैच्योरिटी आएगा तो इसमें लिख लोगे, ठीक है। इस तरह सारा सिक्योर लोन में आ गया। अब अनसिक्योर में भी इस तरह कुछ होगा, तो कुछ पब्लिक से लोन लिए तो डिपॉजिट लिए तो जनरली सिक्योर होता है, लेकिन कंपनी अपना डायरेक्टर से लोन लिए या एम्प्लॉय से लोन लिए हो सकता है, अगर तो अगर वो आ जाएगा अनसिक्योर, ठीक है, यस। और टोटल कर लोगे। बैंक से भी अनसिक्योर लोन ले सकते, अगर अनसिक्योर लोन मिला तो लिख लेना। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नेक्स्ट नोट लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आया क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में देखो क्या क्या आ रहा है। एक तो हो गया आपका लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, ठीक है, प्लान्स, लायबिलिटी फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा में जमा होता है ना, तो एम्प्लॉयज बेनिफिट पेंशन, ग्रेजुएटी प्लान, उसके लिए कंपनी जमा करते, लायबिलिटी फॉर प्रोविजन करते, एम्प्लॉयज बेनिफिट प्लान। और सेकंड प्रोविजन फॉर
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर सीखेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर सीखेंगे, उसमें पता चलेगा इश्यू के टाइम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो फ्यूचर लॉस उसके लिए प्रोविजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आधार है तो वो लिख लेना, टोटल कर लेना। ओके, नेक्स्ट हेड, नेक्स्ट नोट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अब करंट लायबिलिटी में आ गए। जो लॉन्ग टर्म में आया था वही विदिन 12 मंथ्स होगा तो शॉर्ट टर्म में लिख लोगे, शॉर्ट टर्म लोन लिख लोगे। और इसमें जो भी इंस्टॉलमेंट लॉन्ग टर्म लोन का था, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट इस साल के अंदर पे करना होगा, ठीक है, हम हायर परचेज में एसेट्स खरीदे और वो हायर परचेज में जो बाकी रह गया था इंस्टॉलमेंट, मान लो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट, इस साल 2 इंस्टॉलमेंट तो मैच्योर हो गया, वो तो पेमेंट कर दिए, नेक्स्ट ईयर भी विदिन 12 मंथ्स और 2 पे करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट लॉन्ग टर्म जो था लेकिन पे करना होगा विदिन 12 मंथ्स, वो इधर आ जाएगा। कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म में आएगा। लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, कुछ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो विदिन 12 मंथ्स पे करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर नॉट पेबल ऑन डिमांड, ठीक है, ऑन डिमांड पे होता है तो उसको यहाँ नहीं लिखोगे, अगर नॉट पेबल ऑन डिमांड तभी इसमें दिखाओगे, अदरवाइज वो कैश इक्विवेलेंट एसेट साइड एडजस्ट करोगे। ओके, ये हो गया आपका नेक्स्ट नोट। कौन सा नोट? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मतलब सिंपल बात है, ये लोन हमको पे करना है कितना दिन के अंदर? विदिन 12 मंथ्स। नेक्स्ट हो गया ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल मतलब ट्रेड किए थे उसके कारण मेरा कुछ लायबिलिटी आया, तो उसमें मेनली 2 आता है, और 2 क्या आता है? एक तो क्रेडिटर्स है ना, खरीदे थे पेमेंट नहीं किए, और म्यूचुअल डेब्ट सेट ऑफ ए होता है जनरली, सेम पार्टी डेटर्स है क्रेडिटर्स है, एक ही पार्टी वो डेटर्स है और वो क्रेडिटर्स भी, उनसे कुछ खरीदे थे तो क्रेडिटर्स है, और उनको कुछ बेचे भी थे तो डेटर्स है। तो इसमें जो लोएस्ट अमाउंट है डेटर्स और क्रेडिटर्स में, वो सेट ऑफ हो जाता है डेटर्स से भी और क्रेडिटर्स से भी, तो वो हम लोग फाइनल अकाउंट में करेंगे। तो म्यूचुअल डेब्ट्स कुछ सेट ऑफ हो रहे हैं, लेस कर देना, लेस करके आउटर कॉलम लिख देना, ठीक है। और बिल्स पेएबल इसी में आ जाएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल सभी ट्रेड पेएबल का पार्ट है, ठीक है। और अदर्स कुछ है तो जैसे कंसाइन, आई एम ए कंसाइनी ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कुछ सामान बेचे अब हमको देना पड़ेगा भाई, तो इस तरह आधार हो जाएगा, ठीक है। या जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट है, इस तरह कुछ है तो उसके कारण कुछ लायबिलिटी अराइज होता है तो ये आ जाएगा इसमें। ओके, यस सर, इसको जोड़ लेना, टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया आपका आधार करंट लायबिलिटी। ये सारा लायबिलिटी अभी चल रहा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी पे किए नहीं, रेंट पे किए नहीं, तो ये सब आ जाएगा, है ना। एडवांस इनकम, किसी से इनकम मिल गया था एडवांस, जैसे फीस आपसे ले लिए, आगे पढ़ाएंगे तभी ना आपका सेटल हो जाएगा, नहीं पढ़ाएंगे तो पैसा वापस करना होगा। ये जो मेरा एडवांस इनकम हो गया वो लायबिलिटी होगी आपका, मेरे लिए, है ना, आपके लिए नहीं, मेरे लिए। तो लायबिलिटी इनकम मेरे लिए ना, वो एडवांस इनकम, तो इसमें शो करोगे। टैक्स पेएबल, टैक्स सेट एसेस हो गया, टैक्स पे करना बाकी है, वो इसमें दिखा दोगे। डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके और लेकिन अभी तक पे हुआ नहीं, जितना अनपेड रह गया, अनक्लेम रह गया, तो पोर्शन दिखाओगे। और आधार कुछ है तो वो शो कर देना, ठीक है। कुछ बहुत सारे आ सकते हैं, कुछ आधार लग रहा है, लिख दो इसमें, शॉर्ट टर्म है तो लिख दो इसमें। हो गया आधार करंट लायबिलिटी। ना लास्ट लायबिलिटी का लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एक तो टैक्स का प्रोविजन करेंगे, एक क्या होता है प्रोविजन, उधर टैक्स पेएबल भी लिखे थे, दोनों में डिफरेंस क्या है आगे हम लोग फाइनल अकाउंट में समझेंगे। होता है ना असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इसीलिए इसे आ रहा है टर्म। प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना भी प्रॉफिट पे प्रोविजन किए, और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट जो सेटल होगा विद इन 12 मंथ्स, और अदर्स कुछ है तो प्रोविजन तो जोड़ लो, टोटल इतना, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस छोटा छोटा नोट है उसको। 9 हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स बोलते थे, इसमें रूल ये है, इसके अंदर सब कुछ आगे लिखे, सिर्फ नेचुरल रिसोर्स लैंड छोड़ के बाकी सब में क्या फॉलो करोगे? ओपनिंग कॉस्ट ऐड करोगे, न्यू एडिशन, ठीक है, ऐड करोगे न्यू एडिशन, फिर लेस करोगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स डिस्पोज, बेचे तो, और लेस करोगे डेप्रिसिएशन प्रोविजन। ये क्या होता है आगे समझेंगे। ओपनिंग प्रोविजन कितना था, एड डेप्रिसिएशन करंट ईयर कितना चार्ज किए, लेस प्रोविजन डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन एसेट्स डिस्पोजल, जो बेचे उस पर कितना डेप्रिसिएशन डिस्पोज हो गया, ठीक है, वो माइनस कर दो। तो कैसे करोगे? ओपनिंग कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, और जो एसेट्स बेच दिए डिस्पोज किए उसका कॉस्ट माइनस करोगे, सारा कॉस्ट से कॉस्ट देखोगे,
और इस पे डिप्रेशन प्रोविजन मतलब इसमें एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन, फर्स्ट ईयर डिप्रेशन, सेकेंड ईयर एक्यूमुलेट होकर टोटल कितना, इस तरह एक्यूमुलेट और एसेट से लेस नहीं करके अलग से प्रोविजन मेंटेन होता है। तो ओपनिंग प्रोविजन कितना था, मतलब अप टू लास्ट ईयर कितना डिप्रेशन चार्ज हुआ था, प्लस इस साल कितना चार्ज किए, ऐड करके टोटल हो गया। और जो बेस दिए उस पर कितना चार्ज हुआ था टोटल, वो माइनस कर दो, तो बैलेंस यहाँ माइनस कर देना और आउट ऑफ कॉलम। इसमें और भी हो सकता है, इम्पेयरमेंट होता है, फिर रिवैल्यूएशन में अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड हो सकता है। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है जोड़ोगे, लॉस है तो माइनस करोगे, इम्पेयरमेंट तो ऑलवेज लॉस होता है, लेस करोगे, ये हो जाएगा आपका। और अब इसमें एक एग्जाम्पल लिखे कुछ, ये रूल्स तो सब में फॉलो करोगे, सिर्फ लैंड छोड़ के, लैंड डिप्रिसिएबल एसेट्स नहीं हो ना, यस। तो इसमें जो भी कॉस्ट है परचेज की ऐड कर लो, बेचे लेस कर दो कॉस्ट। नेक्स्ट बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग्स, अदर टेंजिबल एसेट्स एंड अदर टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। बियरिंग प्लांट्स, ये होता क्या, पेड़ एटसेट्रा। आपका मान लो ये एप्पल का बागान है, बहुत सारे एप्पल ट्रीज है, और बियरिंग प्लांट इसीलिए उसमें बार बार एप्पल होता है, एक नहीं कि एक ही एप्पल ट्रीज में एक ही बार एप्पल आएगा, बस उसके बाद मर जाएगा। कंटिन्यू ईयर आफ्टर ईयर होता है ना, तो एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स। एग्रीकल्चर बिजनेस करते हो कंपनी आप, तो एग्रीकल्चर के लिए जो प्लांट है वो बियरिंग प्लांट होना है, तो इसमें लिख लो। खैर ऐसे बहुत कुछ आता है, बस इतना लिखे। नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल, टेंजिबल तो आ गया। ओपनिंग, इसमें भी ओपनिंग बैलेंस एड एडिशन लेस अमोर्टाइजेशन। टेंजिबल तो डिप्रिसिएशन होता है, इसमें अमोर्टाइजेशन होता है, लेस कर दोगे, आउट ऑफ कॉलम। इसमें गुडविल, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, फिर आपका नो हाउ, ब्रांड एटसेट्रा, ये सब कॉपीराइट, ये सब आ जाएगा, टोटल कर लेना। ओके, नेक्स्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट नोट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये नॉन करंट में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, सब सिक्योरिटीज एक्सेट्रा लिखोगे, ऐड करोगे परचेज, लेस करोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बाकी इधर क्लोजिंग आ जाएगा। ये कॉस्ट एक्चुअली ओपनिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो क्लोजिंग कॉस्ट आ जाएगा। और इसमें दो चीज डिस्क्लोज किया जाता है, ये सबका नॉमिनल वैल्यू क्या है। अगर शेयर में इन्वेस्ट किए तो आदर्श पहले लिखे, मान लो किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, उसका फेस वैल्यू होता है कुछ, अब मार्केट में कुछ और होता है, क्योंकि बॉन्ड में इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको फेस वैल्यू पे मिलेगा, नॉमिनल वैल्यू पे मिलेगा, आपका कॉस्ट कुछ और था जब खरीदे थे, तो इसलिए कॉस्ट यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ नॉमिनल वैल्यू डिस्क्लोज करोगे, और इसका मार्केट में क्या दाम चल रहा है, बेचे तो नहीं, मार्केट में क्या दाम चल रहा है वो भी डिस्क्लोज करोगे। यह डिस्क्लोजर में आता है, वो अमाउंट्स आउट ऑफ कॉलम नहीं। इसी तरह बाकी इन्वेस्टमेंट शो करोगे, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी, अदर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये सब जोड़ लेना टोटल, ये लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और वही शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में निकालोगे, करंट इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट नोट टू अकाउंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, मतलब कंपनी लोन दिए किसी को, इसमें कंपनी किसी और को लोन दिए, ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस आएगा। क्या रहा है इसमें, सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना है नया, तो इसमें डिपॉजिट जमा करना हो तो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास, तो क्या शॉर्ट टर्म एक साल के अंदर रिफंड हो जाएगा, नहीं भाई, ये लॉन्ग टर्म चलेगा। इस तरह डिपॉजिट्स है। लोन्स और एडवांस टू एम्प्लॉइज और अदर रिलेटेड पार्टीज, किसी और को लोन दिए, एडवांस दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म 12 मंथ्स आफ्टर वो मिलेगा, तो सब इसमें शो कर देना, ठीक है, टोटल। बस ना, अब बस थोड़ा बहुत बाकी है। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक। बैलेंस शीट डेट में क्या क्या स्टॉक इसमें रिकॉर्ड होगा, ठीक है। एक तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, अगर प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो मटेरियल्स कुछ अनयूज रह गया, वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स आ जाएगा। WIP मतलब फिनिश्ड बना नहीं प्रोडक्ट अभी तक, आधा है कंप्लीट, तो वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ WIP। अब फिनिश्ड हो गया लेकिन बेच नहीं पाए, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगा। या स्टॉक ऑफ ट्रेड, फिनिश स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब आप बाई किए थे बेचने के लिए, नॉर्मली रिटेल होलसेल इन लोगों का ये होता है, तो वो भी आ जाएगा। फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स, ग्रीज, मोबिल एटसेट्रा होता है, स्पेयर पार्ट्स एटसेट्रा, लूज टूल्स में आ जाएगा फिर, और लूज टूल्स एटसेट्रा, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, ये सब इसमें आ जाएगा। ओके, तो बस ये सबको जोड़ लेना, जोड़ के आ जाएगा, राइट। यस सर, टोटल ये हो गया आपका। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, अब क्या हो ही गया बस।
ट्रेड रिसीवेबल, इसमें जैसे ट्रेड पेबल में था ना, डेटर्स क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, तो रिसीवेबल अगर बेचे किसी को पैसा बाकी है मिलना तो डेटर्स आ जाएगा। डिस्क्लोज सेपरेटली इफ ड्यू अबव 6 मंथ, अगर कुछ डेटर्स का ड्यू 6 महीने से ज्यादा हो गया तो नीचे अलग से डिस्क्लोज करें, इतना ड्यू 6 मंथ से अबव, इतना अदर्स, टोटल डेटर्स तो आ ही जाएगा। इसके बाद म्यूचुअल डेट सेटअप, डेटर्स से भी लेस करोगे, क्रेडिटर्स से भी लेस करोगे, लोएस्ट अमाउंट, ठीक है ना। फिर अगर फर्दर बैड डेट्स हो गया, मतलब बैड लेकिन वो डेटर्स में इंक्लूड है अभी भी, वो भी लेस करोगे। फिर डाउटफुल है, प्रोविजन करोगे, पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट न्यू, नेक्स्ट पीरियड में के लिए, अभी तो डाउटफुल है ना। और डिस्काउंट के लिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये भी लेस कर दोगे तो नेट आ जाएगा। और बिल्स रिसीवेबल कुछ है तो वो लिख देना, अगर कुछ और ट्रेड रिसीवेबल है तो वो भी लिख देना, ओके। ट्रेड ड्यूज मिलेगा तो वो भी लिख देना। बस हो गया आपका टोटल। अब नेक्स्ट 15th नोट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, सिंपल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आएगा। तो कैश इन हैंड इसमें लिख दो, कैश एट बैंक, लेकिन इसमें डिस्क्लोजर आएगा करंट सेविंग्स एटसेट्रा अकाउंट्स का, और फिक्स डिपॉजिट होता है मोर देन 12 में तो करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स में नहीं आएगा, नॉन करंट में आ जाएगा, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट डिपॉजिट्स, बट यहाँ करंट होगा। तो फिर इसमें बैंक का भी डिटेल, शेड्यूल बैंक, अदर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर ड्राफ्ट्स होता है, उससे पेमेंट मिलता है, आपके पास ड्राफ्ट है जिससे पेमेंट, किसी से ड्राफ्ट मिला था उससे जल्दी पेमेंट मिल जाएगा। अगर वो क्या होता है इसमें लिक्विड हो जाएगा, लिक्विडेटेड विद इन 90 डेज। अगर ये ड्राफ्ट लिक्विड होगा मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाएगा विद इन 90 डेज, तो इसमें शो करोगे। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है, कुछ जो सिक्योरिटी लिक्विड होता है ऑन डिमांड, जब चाहोगे ऑन डिमांड आपको मिल जाएगा, उसमें कोई मतलब लॉक नहीं है, फ्री है वो, ठीक है। इसके लिए लॉक इन चार्जेस से काटेगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी जो इजीली लिक्विड हो जाता है ऑन डिमांड विथ मतलब गारंटेड अमाउंट, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है, मोटा मोटी स्टेबिलिटी रहता है, ये नहीं कि इतना डिमांड हमको चाहिए लेकिन बहुत कम मिल रहा है या बहुत ज्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और बैंक ओवरड्राफ्ट अगर पेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर नॉट पेबल ऑन डिमांड तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाना, बट ऑन पेबल ऑन डिमांड तो यहीं पे शो करना। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट में सर कुछ बताया नहीं तो यहीं पे शो कर देना, क्योंकि कभी भी बैंक में पैसा होता तो ओवरड्राफ्ट कम हो जाता है ना, इसीलिए वो इसमें शो कर देना। ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये हो गया, टोटल कर लोगे, लेकिन ओवरड्राफ्ट है ना तो नेगेटिव करोगे, बाकी सब पॉजिटिव ऐड करोगे, नेगेटिव करोगे। नेक्स्ट हो गया आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, जो लॉन्ग टर्म में था वही है लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है। एडवांस टैक्स पे होता है ना, कंपनी को पे करना होता है 4 इंस्टॉलमेंट, तो एडवांस टैक्स जितना पे किए वो आगे असेसमेंट ईयर में एसेस होके तो सेटल करेंगे ना, तो इसमें शॉर्ट टर्म एडवांस में दिखाओगे। टीडीएस कंपनी का इनकम से कोई काट लिया था, दो दिखा दो। सिक्योरिटी डिपॉजिट शॉर्ट टर्म है तो इसमें दिखा दो, ठीक है ना। और एडवांस टू कंपनीज एम्प्लॉइज और अदर्स अगर शॉर्ट टर्म है तो वो भी शो कर दो। हो गया आपका शॉर्ट टर्म एडवांस लोन्स। और नाउ लास्ट नोट, अदर करंट एसेट्स, ठीक है, इसमें प्रीपेड अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कुछ अदर्स है तो लिख देना। कंप्लीट हो गया हम लोग का नोट्स टू अकाउंट्स। ये था फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस किए, शुरू में ही देते तो बोरिंग लगता, अभी भी बोर ही तो लग रहा है ना, लेकिन क्या करना पड़ेगा, इसके बिना अभी कॉर्पोरेट अकाउंट्स में मुश्किल हो जाएगा। हर चैप्टर में आपको क्वेश्चन के साथ बोलेगा जर्नल एंट्री करो, बैलेंस शीट करो, ठीक है, या कहीं पे लेजर कुछ पूछ लिया फिर बोल दिया बैलेंस शीट करो, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जर्नल आएगा, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में ज़्यादातर जर्नल आएगा, सिर्फ फाइनल अकाउंट करना होगा, बाकी सब में, और एक चैप्टर है वैल्यूएशन करना है, उसको छोड़ के बाकी सब में जर्नल बैलेंस शीट ऐसे पूछता है। तो ऑब्वियस बात है, तो इसमें हम लोग बैलेंस शीट इसीलिए सीखना जरूरी था, तो इस बैलेंस शीट को आगे सभी चैप्टर में हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो ये था बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये आप लोग पूरा ठीक से कॉपी करके कर लेना। इसके बाद हम लोग जब क्लास करेंगे उसमें डिटेल से होते जाएगा, इसको देखते देखते करते जाओगे तो याद हो जाएगा फॉर्मेट, ठीक है।
रटने का कुछ नहीं है, बस करते करते प्रैक्टिस करते करते वो अपने आप याद हो जाएगा, कौन सा हेड पहले आएगा कौन सा हेड बाद में आएगा, वो सारा हो जाएगा। ओके, तो ये था क्लास बैलेंस शीट रिलेटेड। और फिर हम लोग नेक्स्ट डे अब जल्दी कंटिन्यू कुछ क्लासेस लेंगे, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, ओके, तो ये था आपका आज का क्लास।